अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.2 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटाब पब्लिशर बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करने हैं। मींस हमने डिटर्मिनेंट चेक करना है गिवन मैट्रिक्स का। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हुई तो हम कह देंगे कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के अलावा कोई नंबर होती है, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, तो फिर हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करके देखते हैं। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इसके, क्योंकि कॉलम 2 के अंदर 0 इन्वॉल्व है, तो मैं कॉलम 2 से एक्सपेंशन करके देख लेती हूँ। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2। तो कॉलम 2 से अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, और अगर इधर से वैल्यू मैं फर्स्ट देखूं तो यहाँ पे 2 आ रही है, और 2 की अगर पोजीशन देखी जाए तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर आ रही है, सो मैं इसको A12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। नेक्स्ट मेरे पास 0 आ रहा है, 0 की पोजीशन अगर देखी जाए तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर आ रहा है, सो मुझे इसको A22 से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास इस कॉलम की एंट्री है -1। -1 की अगर पोजीशन देखी जाए तो ये हमारे पास थर्ड रो सेकंड कॉलम के अंदर आ रहा है, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय A32। अब हम नेक्स्ट वैल्यूज प्लेस करके देख लेते हैं। हमारे पास 2 रहेगा एज इट इज। A12 की वैल्यू प्लेस करें तो -1 की पावर आनी चाहिए 1 + 2, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए M12 के साथ। 0 मल्टीप्लाई बाय A22 विल बी 0 प्लस माइनस -1, और यहाँ पे मेरे पास A32 की वैल्यू आ जाएगी -1 रेज टू द पावर 3 + 2। साथ में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा M32। यहाँ पे अब हमारे पास कुछ मजीद वैल्यूज आएंगी। M12 का मतलब है, M12 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट अगर कर दें तो मेरे पास M12 की वैल्यूज आ जाएंगी। दिस 2 विल रिमेन एज इट इज। -1 के ऊपर आएगी पावर 3, और डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी 4, 1, -3 एंड 5। यहाँ पे हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ये 0 मैं स्किप कर रही हूँ, -1 एज इट इज आ जाएगा। -1 की पावर 5 आ रही है। M32 का मतलब है आपने थर्ड रो सेकंड कॉलम को स्किप करना है। सो ये थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम है, इसको मैंने स्किप किया, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज बचेंगी 1, 4, -1 एंड -3। यहाँ पे हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास -1 के ऊपर पावर 3 आ रही है, ऑड नंबर है तो आंसर -1 ही आएगा। और डिटर्मिनेंट को अगर मैं सॉल्व करूं तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है 20 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो है -3। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो रही है। नेक्स्ट आई हैव -1। -1 के ऊपर अगेन एक ऑड पावर है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर -1 ही रहेगा, और ये फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है -3 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है -4। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 और -1 मल्टीप्लाई होके -2 बन जाएंगे, और यहाँ से 20 एज इट इज रहेगा। माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। -1 विल रिमेन एज इट इज। इनसाइड हमारे पास एक -1 आ रहा है, और यहाँ से -3 + 4 रह जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 23 के साथ, जबकि -1 और ये -1 मल्टीप्लाई होके +1 बना देंगे, और +1 फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास -2 23 का प्रोडक्ट आ जाएगा -46। इसके अंदर अगर मैं 1 को ऐड करूंगी तो मेरे पास टोटल आंसर इस क्वेश्चन का -45 आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, सो गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमने आइडेंटिफाई करना है मैट्रिसेस को एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सबसे पहले इसका नेम डिफाइन कर लेते हैं। लेट कर लें कि ये मैट्रिक्स बी है,
सो बी का डिटर्मिनेंट अगर हमने चेक करना हो तो मेरे लिए आसान है कि मैं इसको या तो कॉलम 3 से एक्सपेंड करूं क्योंकि इसमें एक 0 आ रहा है, या आप चाहें तो रो 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। सो कॉलम 3 से अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो मेरे पास फर्स्ट एंट्री है 2, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, सो इसका मतलब है कि A13 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास 5 आ रही है, 5 की अगर पोजीशन देखूं तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम में आ रहा है, सो A23 यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट एंट्री मेरे पास 0 है और 0 की पोजीशन क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी A33 के साथ। नेक्स्ट हम इनकी वैल्यूज प्लेस करके देख लेते हैं। A13 का मतलब है कि -1 की पावर आपने लेनी है 1 + 3 और साथ में इसको मल्टीप्लाई करवाना है M13 के साथ। देन आई हैव 5, -1 के ऊपर पावर आ रही है 2 + 3 के तौर पे और M साथ में होना चाहिए 2 3, 0 मल्टीप्लाई बाय A33 विल बिकम 0। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 आ रहा है, 2 के साथ -1 की पावर 4 आ रही है और M13 का मतलब है कि ऐसा डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीटेड हो। फर्स्ट और थर्ड कॉलम अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, इसको अगर हम डिलीट कर दें तो मेरे पास जो एंट्रीज आ रही हैं वो है 1 6 -1 और 2। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो एंट्री है वो है 5 और -1 के ऊपर पावर आ रही है 5 और M23 का मतलब है कि अब ऐसा डिटर्मिनेंट लिखना है जिसके अंदर मैंने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। सो ये सेकेंड रो है और ये थर्ड कॉलम है। अगर इन एंट्रीज को हम डिलीट कर दें तो हमारे पास जो एंट्रीज बच रही हैं वो है 1 3 6 2, 1 3 6 एंड 2। नेक्स्ट हम कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं। हमारे पास 2 आ रहा है, -1 के ऊपर 4 पावर आ रही है यानी इवन पावर है, सो इसका आंसर +1 यहाँ से निकलेगा। और अगर मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं तो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो 2 × 1 आएगा, माइनस जो नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट है वो 6 × -1 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास एक 5 आ रहा है, -1 के ऊपर 5 पावर आ रही है, ऑड पावर आ रही है, सो इसका आंसर -1 ही होगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो 2 × 1 बनना चाहिए, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप में मैं 0 को स्किप कर दूंगी जो लास्ट टाइम तक हमने लिखा हुआ था। 2 एज इट इज आ जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 × 1 2, माइनस इंटू माइनस +6 हो जाएगा यहाँ से और देन मेरे पास प्लस माइनस -5 आ रहा है, 2 × 1 2, 6 × 3 18 बन जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं 2 × 1 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, -5 यहाँ से मेरे पास -16 आ रहा है, 2 × 8 विल बी 16, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस और यहाँ पे आंसर आ रहा है 80, 80 + 16 इज 96। तो क्योंकि आंसर हमारा नॉन जीरो आ रहा है तो हम स्टेटमेंट क्या देंगे कि एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, सो बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। इसमें भी सबसे पहले मैट्रिक्स का नेम डिफाइन कर लें। लेट सी इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। अब हमने क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो मैं इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रही हूँ क्योंकि इसमें एक 0 इन्वॉल्व है। सो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। अब जब हम एक्सपेंशन करेंगे कॉलम 1 से तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 आएगा फर्स्ट एंट्री के तौर पे और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी क्योंकि 1 की पोजीशन मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रही है तो A11 आना चाहिए। नेक्स्ट इसी कॉलम में मेरे पास ये 1 आ रहा है, इस 1 की पोजीशन देखें तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है तो इसको मुझे A21 से मल्टीप्लीकेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट आई हैव 0 और अगर 0 की आप पोजीशनिंग देखेंगे तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है, सो इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी A31 के साथ। नेक्स्ट मजीद वैल्यूज पुट करके देखते हैं, 1 एज इट इज आ जाएगा। A11 का मतलब है -1 रेज टू द पावर 1 + 1, ये रो का नंबर है और ये कॉलम का नंबर है और इसको हम M11 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट आई हैव 1, इसी 1 को A21 से मल्टीप्लाई करवाएं जिसका फॉर्मूला है -1 रेज टू द पावर 2 + 1, साथ में इसके M21 मल्टीप्लाई होगा और 0 मल्टीप्लाई बाय A31 विल बी 0। नेक्स्ट मेरे पास
1 आउटसाइड आ रहा है, और अगर इस ब्रैकेट के अंदर देखा जाए तो -1 के ऊपर एक स्क्वायर आ रहा है। M11 का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। सो अगर यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया जाए तो मेरे पास यहाँ से एंट्रीज जो बच रही हैं वो हैं 3, 6, 4 एंड 2। उसके बाद मेरे पास 1 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर आ जाएगी 3, और M21 का मतलब है कि मुझे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। सो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसको अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपके पास एंट्रीज बच रही हैं 2, 2, 6, 2 डिटर्मिनेंट के अंदर, 2, 2, 6, 2, और इसको यहाँ से क्लोज कर दें, 0 आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आउटसाइड 1 आ रहा है, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, और डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें तो डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 6 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 24। देन आई हैव 1 आउटसाइड, -1 की पावर 3 -1 ही आएगी, और यहाँ से डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 4 माइनस नॉन डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है माइनस तो आ चुका है बीच में, 12 आ रहा है। 1 इंटू 1 1 ही होगा, और 1 को -18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -18 ही रहेगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ रहा है यहाँ पे 1, और 6 में से 4 में से 12 लेस होगा तो -8 बचेगा। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -18 के अंदर आपने 8 को ऐड करना है, यू विल गेट -10, और हम कहेंगे कि एज डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आया, सो सी इज नॉन सिंगुलर। सो जो सी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट। इसमें भी हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देख लेते हैं, और इस डिटर्मिनेंट को मैं कॉलम 1 के थ्रू एक्सपैंड करूंगी क्योंकि इसमें 2 जीरोज इन्वॉल्व हैं, हमारी कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री हमारे पास 0 है, और अगर मैं इस 0 की वैल्यू देख लूँ तो इसको मैं कह सकती हूँ ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, सो मैं इसको A11 से मल्टीप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मेरे पास फिर 0 आ रहा है, इस 0 की वैल्यू क्या है कि ये सेकंड रो के अंदर आ रहा है लेकिन फर्स्ट कॉलम के अंदर ही आ रहा है, सो मैं इसको A21 से मल्टीप्लाई करूंगी। और लास्ट एंट्री मेरे पास 3 है, इसकी पोजीशन क्या है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, सो मैं इसको A31 से मल्टीप्लाई करूंगी। 0 मल्टीप्लाई बाय A11 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय A21, ये दोनों तो हो जाएंगे 0। नेक्स्ट मेरे पास 3 रह जाएगा, A31 की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, -1 के ऊपर आ जाएगा 3 + 1, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा M31 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास 0 + 0 तो 0 ही रहेगा, 0 को हम स्किप कर लेते हैं, 3 एज इट इज, -1 के ऊपर आ रही है पावर 4, और अब मुझे एक ऐसा डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें मैंने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। सो ये थर्ड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, अगर इसको मैं डिलीट कर दूं तो मेरे पास एंट्रीज आ रही हैं 2 -2 -1 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 के ऊपर पावर 4 आ रही है, तो इसका आंसर तो +1 हो जाएगा। यहाँ से डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो ये 2 इंटू 1 बन रहा है, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो -2 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, और इन साइड मेरे पास 2 आ रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस, और फिर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास एक माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 - 2 विल बी 0, सो 3 मल्टीप्लाई होगा जब 0 से, तो मेरे पास इसका फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 आ चुकी है, तो अब आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मैट्रिक्स गिवन है 4 - 2 5 1, और हमने वेरिफिकेशन करनी है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आता है कि ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स ले लें। सो लेफ्ट हैंड साइड से हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि इट इज ऑलवेज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, हम ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई नंबर आता है तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो इसमें भी आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें। डिटर्मिनेंट के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने बार्स लगाई हैं, तो राइट हैंड साइड पे भी बार्स ही आ जाएंगी। उसके बाद डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि है 4 और 1, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि है -2 और 5। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 टाइम्स 10 आ जाएगा। सो इसका डिटर्मिनेंट 14 है विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट हम ए इनवर्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब ए इनवर्स के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो एडजॉइंट के लिए हमने डायगोनल पोजीशंस को आप इसमें स्विच करना है, चेंज करना है। तो डायगोनल पोजीशन में हमारे पास 1 जो है वो 4 पे चला जाएगा और 4 की पोजीशन जो है वो यहाँ नीचे आके 1 की जगह रिप्लेस कर लेगी। डायगोनल एंट्रीज को हमने इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल को इंटरचेंज नहीं करना, इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं। तो डायगोनल एंट्रीज को जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास 1 ऊपर चला जाएगा और 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, और नॉन डायगोनल के सिर्फ साइन चेंज करेंगे तो ये 2 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, ये इस तरह से। और होगा ये डिटर्मिनेंट, होगा ये मैट्रिक्स सी। इसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगी 14 से। अब किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि हम हर एक एंट्री को 14 से डिवाइड कर रहे हैं। तो -1 डिवाइडेड बाय 14, 2 डिवाइडेड बाय 14, -5 डिवाइडेड बाय 14 और 4 डिवाइडेड बाय 14। थोड़ा सा हम और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास इसका जो टोटल आंसर बन रहा है वो है -1/14। यहाँ से 2 और 14 की कटिंग होगी तो यहाँ से मेरे पास 1/7 बच रहा है। -5/14 विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ से 14 और 4 की कटिंग होगी तो यहाँ से मेरे पास 2/7 आंसर आ रहा है। ये आ गया हमारा रिजल्ट नंबर 1। यहाँ तक हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ चुका है तो इस ए इनवर्स के आंसर के ऊपर हमने ट्रांसपोज अप्लाई करना है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में गिवन था कि ए इनवर्स के ऊपर आप ट्रांसपोज भी अप्लाई करें, तो मैंने लेफ्ट और राइट पे ट्रांसपोज अप्लाई कर लिया। ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम आ रहा है और ये मेरे पास सेकंड कॉलम आ रहा है। ट्रांसपोज का क्या मतलब है? ट्रांसपोज का ये मतलब है कि मुझे इस पूरे के पूरे फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करना है और इस पूरे के पूरे सेकंड रो को भी कॉलम वाइज लिखना है। तो फर्स्ट रो को अगर मैं कॉलम वाइज लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा -1/14, -5/14, और सेकंड रो को अगर कॉलम वाइज लिखूं तो 1/7 और 2/7 आ जाएगा। ये है रिजल्ट नंबर 2। अब मेरी कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करके देख लेते हैं। इसकी राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज का इन्वर्स फाइंड करना है, तो पहले हम ए का ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स था हमारे पास 4, -2, 5 एंड 1। इसका मैं ट्रांसपोज अप्लाई करूंगी और बाद में मैं इसका इन्वर्स फाइंड करूंगी। तो पहले इसका अगर ट्रांसपोज अप्लाई कर लें तो मेरे पास 4, 5 जो रो वाइज लिखा है मुझे इसको कॉलम वाइज लिखना चाहिए, और -2, 1 को भी मुझे कॉलम वाइज लिखना चाहिए। और अब मुझे इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है इन्वर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों चाहिए होते हैं। तो अब मैं इस मैट्रिक्स को, आप बेशक कोई नाम दे दें, यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ इस मैट्रिक्स को सी का, जो कि इन्वर्स के नीचे है 4, 5, -2, 1। तो पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखूंगी और एडजॉइंट भी फिर कैलकुलेट करके देखूंगी। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो 4 × 1 होगा, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट -2 × 5 होगा, 4 + 10 दैट विल अगेन बी इक्वल टू 14। अब हम C का अगर इन्वर्स फाइंड करना चाहेंगे तो फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ C ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ C। एडजॉइंट का मतलब है कि आपने डायगोनल एंट्रीज की जो डायगोनल पोजीशंस पे जो एंट्रीज आ रही हैं उनको स्विच करना है। 1 ऊपर चला जाएगा और 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इसी तरह जो नॉन डायगोनल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, उनके सिर्फ साइन चेंज होंगे। तो जो +5 है वो -5 में जाएगा
और -2 की जगह +2 आ जाएगा और ये एक मैट्रिक्स ही होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 14 से। अब लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स को एक नंबर से डिवाइड करें, मतलब इस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री को आप 14 से डिवाइड करें। 1/14, -5/14, 2/14 और यहाँ पे आ जाएगा 4/14। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास 1/14 -5/14 रहेगा एज इट इज। यहाँ से कुछ कटिंग हो रही है, यहाँ से मेरे पास 1/7 बचेगा और यहाँ से मेरे पास कटिंग करके 2/7 आ रहा है। इसको कह सकते हैं आप रिजल्ट नंबर 3। अब हम 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। सो फ्रॉम 2 एंड 3, रिजल्ट नंबर 2 और 3 को कंपेयर किया जाए तो एक जैसे रिजल्ट्स हैं। तो प्रूफ हो चुका है कि चाहे आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज लें या ए ट्रांसपोज का इनवर्स लें, दोनों रिजल्ट सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें x की वैल्यू के लिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू हमें 0 गिवन है। तो एक्सपेंशन हम करके देखते जाएंगे। एक्सपेंशन करने से पहले अगर हम अपने डिटर्मिनेंट में कुछ रो या कॉलम ऑपरेशन करके जीरोज अगर ले आए तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं रो नंबर 3 को फिक्स करूंगी और रो 1 में से मैं रो 3 को माइनस करके देखती हूँ और इसी तरह मैं रो 2 में से भी रो 3 को माइनस करके देखूंगी। जिस रो में हमें चेंज नहीं चाहिए उस रो को मैं एज इट इज रख रही हूँ, जो कि रो 3 है, यहाँ पे जिनको मैंने लिखा है। तो मेरी रो 3 में तो 2 3x + 4 एज इट इज रहेगा। रो 1 में मैं चेंज लाना चाह रही थी तो रो 1 में से मैं रो 3 को लेस कर रही हूँ। तो जब आप x + 2 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास जस्ट x बचेगा। 3 में से 3 लेस होगा तो यहाँ 0 रह जाएगा और 4 में से x + 4 लेस होगा तो 4 में से आप x + 4 को अगर लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ 4 - x - 4 बचेगा और एज अ रिजल्ट आपके पास यहाँ -x बचना चाहिए। सो -x मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। सो इसी तरह रो 2 में से भी आप रो 3 लेस कर लें, 2 में से 2 लेस होगा। अब यहाँ पे इस 2 में से इस 2 को लेस कर दें तो रिजल्ट आपके पास यहाँ 0 आ जाएगा। x + 2 में से 3 लेस होगा तो x -1 रह जाएगा। x तो रहेगा एज इट इज, 2 में से 3 लेस होगा तो -1 रह जाएगा। 4 में से x + 4 लेस होगा तो मेरे पास जस्ट -x बचेगा। अब हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो चुकी है। अब हम चाहें तो रो 1 या कॉलम 1 किसी एक रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ थ्रू रो 1। रो 1 से अब हम इसकी एक्सपेंशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रो 1 में जो पहली एंट्री है वो है x और x को देखा जाए तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रही है। सो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी a11 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास एंट्री आ रही है 0। इसकी पोजीशन है कि फर्स्ट रो में आ रही है लेकिन सेकंड कॉलम में भी आ रही है। सो मैं 0 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी a12 के साथ। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास -x आ रही है और -x की अगर पोजीशन को देखा जाए तो ये फर्स्ट रो के अंदर लेकिन थर्ड कॉलम में आ रही है। तो इसका मतलब है मैं इसको a13 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। अब हम वैल्यू स्पेस करके देखते जाएंगे। a11 का मतलब है कि -1 के ऊपर पावर 1 + 1 आ रही है और हमने इसको m11 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 0 × a12 विल बी 0 और प्लस माइनस -x यहाँ से रह जाएगा और a13 की वैल्यू होगी -1 के ऊपर पावर आ जाएगी 1 + 3 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे m13 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास x एज इट इज आ जाएगा, -1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और अब मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी है। ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जिसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीटेड हो। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम छोड़ दें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास एंट्रीज जो हैं वो बच रही हैं x - 1, 3, -x और x + 4। नेक्स्ट मेरे पास 0 में स्किप करूंगी, मेरे पास -x आ रहा है। सो -x रहेगा एज इट इज। -1 के ऊपर पावर आ रही है 4 और अब हम इस डिटर्मिनेंट को लिखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा है। सो आई हैव टू डिलीट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम।
सो मेरे पास यहाँ से 0 2 x माइनस 1 और 3 बच रहे। और ये जो सारा गिवन मैट्रिक्स था इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 भी आ रही थी। सो हम हर स्टेप में इसको इक्वल टू 0 एज इट इज लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके देखते हैं। x एज इट इज रहेगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट को ओपन करें, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे तो मुझे x माइनस 1 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। माइनस साइन, नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट लेंगे तो मुझे 3 को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास माइनस आ रहा है, -1 के ऊपर 4 पावर आ रही है, मीन्स +1 बनेगा यहाँ से। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट मेरे पास होगा 0 इंटू 3 माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। और ये सारे का सारा आंसर मेरे पास हो रहा है इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। x आ जाएगा एज इट इज, यहाँ से आप x लेंगे पूरी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स x प्लस 4 के साथ, और फिर -1 लेंगे, इसको भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 3x, देन आई हैव अ नेगेटिव x, और इसके बाद आप 1 एज इट इज रखें। 0 इंटू 3 विल बी 0, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -2x प्लस 1 आपके पास यहाँ से आ जाएगा, एंड दिस होल आंसर इज अगेन इक्वल टू 0। थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई कर लें तो अपने क्वेश्चन की आसानी के लिए मैं x ओवरऑल कॉमन ले रही हूँ, क्योंकि x मेरे पास यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो इस x को कॉमन लेने के बाद x इंटू एक्स प्लस 4 -1 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3x, और ये नेगेटिव x क्योंकि मैं कॉमन ले चुकी हूँ तो ये नेगेटिव x जब कॉमन जाएगा तो यहाँ पे -1 छोड़ देगा, और -1 के आगे ब्रैकेट रखनी है क्योंकि नेगेटिव साइन के बाद हम साइन चेंज करेंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ से मेरे पास -2x प्लस 1 एज इट इज आ रहा है। सो दिस ऑल इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट मेरे पास x तो ओवरऑल कॉमन था, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x -4 प्लस 3x माइनस 1, -1 जो है वो -2x के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव 2x रह जाएगा, और -1 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -1 रह जाएगा। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x ओवरऑल कॉमन था, x स्क्वायर 4x में से x लेस होगा 3x बचेगा, उस 3x के अंदर ये 3x ऐड होगा 6x, और ये 2x और ऐड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 8x। नेक्स्ट मेरे पास कॉन्स्टेंट्स में से -4 और -1 आ रहा है, दैट इज -5, एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास जब हमने ब्रैकेट ओपन की थी तो यहाँ पे 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ एक 2 आएगा, देन यहाँ पे एक 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और इस तरह से यहाँ पे मेरे पास -6 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वैल्यू तक x की पहुंचेंगे। दो एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, इट मीन्स या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है, या फिर x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 इस तमाम की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो एक x की वैल्यू तो यहाँ से कैलकुलेट हो गई, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने से x की दो वैल्यूज आनी चाहिए। अब अगर हम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करें तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें ए बी सी डिसाइड करना पड़ेगा। ए होता है एक्स स्क्वायर के का कोफिशिएंट दैट इज 1, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 8, और सी होता है कांस्टेंट जो कि है -6। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम अप्लाई करें एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए तो फार्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो हमारे पास
नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा, b की वैल्यू 8 आ जाएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, कांस्टेंट मेरे पास -6 है, होल डिवाइडेड बाय 2a, और मेरे पास a की जगह यहाँ पे 1 आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास -8 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 6 विल बी 24, होल डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो मेरे पास -8 प्लस माइनस ये आ रहा है मेरे पास 88 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो -8 प्लस -88 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 22, ताकि 4 अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करके यहाँ आउटसाइड आ जाए, होल डिवाइडेड बाय 2 विल रिमेन एज इट इज। 4 अपना रूट कैंसिल करके आउटसाइड आएगा तो मेरे पास प्लस माइनस 2 बनेगा, रूट के अंदर 22 रह जाएगा और होल डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। अब अगर हम 2 कॉमन ले लें तो मेरे पास -4 बचता है, प्लस माइनस बचता है, रूट ऑफ 22 बचता है, होल डिवाइडेड बाय 2, और कटिंग हो जाएगी तो मेरे पास x की 2 और वैल्यूज आ जाएंगी। x की 2 और क्या वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है -4 प्लस रूट ऑफ 22, और मेरे पास x का जो दूसरा सोल्यूशन है वो आ रहा है -4 माइनस रूट ऑफ 22, और x का जो थर्ड सोल्यूशन है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि था x इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4 प्लस रूट ऑफ 22, x इज इक्वल टू -4 माइनस रूट ऑफ 22 आर द पॉसिबल वैल्यूज। ये हमारे पास x की 3 पॉसिबल वैल्यूज आई हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 दी हुई है और हमने x कैलकुलेट करना है। सो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके देखते हैं। मैं इसको रो 1 से एक्सपेंड कर रही हूँ, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, क्योंकि रो 1 के अंदर एक 0 आ रहा है। -1 एज इट इज आएगा, -1 की पोजीशन देख लें तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन रही है, तो इसको हम a11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 0 आ रहा है, 0 की पोजीशन देखें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसको हम a12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और अगर इस 1 की पोजीशन को देखा जाए तो ये फर्स्ट रो के अंदर लेकिन थर्ड कॉलम में आ रहा है, सो मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी a13 के साथ, और ये सारी वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगी। नेक्स्ट मेरे पास -1 एज इट इज रहेगा, a11 की वैल्यू प्लेस कर लें, दैट इज -1 पावर 1 प्लस 1। यहाँ पे साथ में इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी m11 के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा a12 के साथ तो 0 ही रिजल्ट देगा। और नेक्स्ट हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 की पावर 1 प्लस 3 के साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा m13 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास एक -1 आ रहा है, -1 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो आंसर यहाँ से +1 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो अगर हम यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो मेरे पास जो एंट्रीज आ रही हैं वो हैं 1, 3, x एंड 4। बीच वाला 0 हम स्किप करेंगे। देन आई हैव 1, -1 के ऊपर पावर आ रही है 4, और अब मुझे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को। सो ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, इसको अगर डिलीट कर दें तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज बचेंगी दैट विल बी x² 2, 1 एंड 3, और यहाँ पे हमारी ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। दिस ऑल इज इक्वल टू 0, सामने इक्वल टू 0 आ रहा है, और नेक्स्ट हमारे पास -1 आ रहा है, इनसाइड हमारे पास 1 आ रहा है। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो 4 आएगा, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो 3x आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 1 आ रहा है, इस 1 के अंदर -1 के ऊपर 4 पावर है यानी इवन पावर है, तो आंसर +1 आएगा। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो 3x² आ रहा है, और नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास 2 आ रहा है। दिस ऑल इज इक्वल टू 0। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, ब्रैकेट के अंदर 4 -3x बचेगा, और ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन ही रहेगा, और इन साइड मेरे पास 3x² माइनस 2 आ रहा है। दिस ऑल इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो -4 और +3x आ रहा है।
-4 पॉजिटिव 3x और यहाँ से 3x² एज इट इज, और मेरे पास -2 भी एज इट इज आ रहा है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो मेरे पास 3x² प्लस 3x माइनस 6 आ रहा है, और फर्दर ये कि मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकती हूँ, तो x² प्लस x माइनस 2 आ रहा है। दिस ऑल इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो 3 मैंने कॉमन लिया है इसको मैं राइट पे जाके डिवाइड करवा दूंगी। सो 0 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 0, और मेरे पास अब जो इक्वेशन आ रही है वो है x² प्लस x माइनस 2। नेक्स्ट हम इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट है वो -2x² आता है। अब हमने दो ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट -2x² आ जाए और जिनको ऐड करूं तो मेरे पास -x आ जाए। तो अगर फैक्टर्स मैं रखूंगी 2x और -1x, तो 2 इंटू -1 -2 बनाएगा, x इंटू x² बना देगा, और अगर इन्हीं वैल्यूज को मैं ऐड करके देख लूं तो मेरे पास रिजल्ट बन रहा है +1x, जो कि हमारी मिडिल टर्म के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि +2x और -1x राइट फैक्टर्स हैं। सो +2x एंड -1x मैंने मिड टर्म की जगह लिखा और -2 मैंने एज इट इज रख दिया। अब फर्स्ट टू वैल्यूज में से x कॉमन जा रहा है, x प्लस 2 बचेगा, और लास्ट टू वैल्यूज में से -1 कॉमन जा रहा है तो x प्लस 2 ही बचेगा। x प्लस 2 सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, साथ में बचेगा x माइनस 1। अब लिखा हुआ है कि दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है या फिर सेकंड एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू -2 आ रही है और x की जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ रही है। सो ये हमारे पास सोल्यूशन है।